नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो इस वक्त सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। यूरोप में फटा है युद्ध का ज्वालामुखी। रूस के सहयोगी बेलारूस पर हमला हुआ है। बेलारूस की राजधानी पर ड्रोन से हमला किया गया। नेटो देश लिथुआनिया से ये ड्रोन हमला हुआ। बेलारूस ने कल हमले की आशंका जताई थी और उसके बाद ये ड्रोन से हमला किया गया। लिथुआनिया की तरफ से हमला हुआ बेलारूस पर। बेलारूस रूस का सहयोगी देश है। रूस अमेरिका के बीच यूरोप में प्रचंड युद्ध की आशंका तेज हो गई है। यूरोप एटमी विध्वंस के मुहाने पर पहुंच चुका है क्योंकि बेलारूस की खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन की धरती पर परमाणु टेस्ट की तैयारी हो चुकी है। नरसंहार के हथियारों पर परीक्षण हो रहे हैं। रूस की सीमाओं के नजदीक नेटो देशों ने बड़ी हथियार तैनाती कर दी है। नॉर्डिक क्षेत्र से बाल्टिक क्षेत्र तक नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक से युद्ध की शुरुआत हो सकती है। यूरोप में जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर नेटो ने रूस के साथ युद्ध की तैयारी कर ली है। इसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने भी मिसाइलों में परमाणु बम लोड कर लिए हैं। देखिए यूरोप कितने बड़े खतरे की दहलीज तक पहुंच चुका है। Began sending in equipment to Ukraine. You know, this package is literally an investment, not only in Ukraine's security, but in Europe's security. महासंग्राम की आशंकाएं तो पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन जिन दो शक्तियों के बीच यूरोप में टकराव की आग भड़की है, अब उन दोनों ने भी संकेत दे दिए हैं। अमेरिका और रूस ने स्पष्ट कह दिया है कि जंग होगी और प्रचंड होगी। शांति की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। महाविपत्ति के द्वार खुल चुके हैं। अब रण ही विकल्प है। आप बाइडेन और पुतिन के बयानों को सुनकर यह समझ सकते हैं कि हालात किस मोड़ पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन हारा तो रूस अगला हमला नेटो सहयोगी देशों पर करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ने युद्ध का रास्ता चुना है। ये दो बयान यूरोप की गंभीर स्थिति के प्रमाण हैं और ये स्थिति गंभीर हुई है यूक्रेन को अमेरिका की हथियार सप्लाई बहाल होने के बाद। In the next few hours, literally the few hours, we're going to begin sending in equipment to Ukraine for air defense munitions, for artillery, for rocket systems, and armored vehicles. You know, this package is literally an investment, not only in Ukraine's security, but in Europe's security. यूक्रेन को अमेरिका से मिली अब तक की सबसे बड़ी ग्रांट ने धरती को न्यूक्लियर जंग के और करीब ला दिया है। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस किसी भी वक्त नेटो देश पर हमला कर सकता है। ये संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि रूस के सहयोगी देश चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव के डिप्टी कमांडर ने नेटो पर हमला करना ही अपना टारगेट बनाया है।
Россия выиграет в этом СВО и на всех остальных полях сражений. Да, до 2029-30 года нам придется в общей сложности тяжело, нам придется сделать очень большой объем работы, но я вас могу заверить, итогом этого СВО в конечном пункте назначения станет то, что блок НАТО перестанет существовать в таком формате, в котором он существует сегодня. रूस की बड़ी तैयारियों से यूरोप में डर फैल गया है। रूस के हमलों से निपटने के लिए नेटो देशों ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड ने रूसी सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में 9 नेटो देशों की सेनाएं शामिल हैं। एस्टोनिया ने बॉर्डर पर टैंक और सेना तैनात कर दी है। लातविया में साइबर अटैक से बचने का अभ्यास और युद्धाभ्यास जारी है। पोलैंड में सीक्रेट तरीके से अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात किए जा सकते हैं। यानी रूस के बॉर्डर से सटे देशों में बड़े अटैक और डिफेंस की तैयारी हो रही है। जमीन के साथ साथ जल में भी रूस को घेरने का प्लान है। ये फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल R91 है। ये विमान वाहक युद्धपोत कोलोन से रवाना होकर भूमध्य सागर में नेटो कमांड में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़ा है। इसके अलावा नेटो कमांड की सभी वायुसेना स्क्वाड्रन को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। रूस की सीमा से सटे देशों में अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर वायुसेना की तैनाती कर चुका है। इसकी तैनाती के साथ ही अगले 6 साल में यूरोप के अंदर अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की बड़ी तैनाती का प्लान भी तैयार हो चुका है। अमेरिका यूरोप में F-35 फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा रहा है और 2030 तक यूरोप के देशों में 500 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट तैनात करने का लक्ष्य है। मित्र देश यूनाइटेड किंगडम ने 74 F-35 का ऑर्डर दे दिया है। फिनलैंड ने 64, इटली ने 60, नॉर्वे ने 52, नीदरलैंड ने 52, स्विट्जरलैंड ने 36, जर्मनी ने 35, बेल्जियम ने 34, पोलैंड ने 32, डेनमार्क ने 27, चेक रिपब्लिक ने 24, ग्रीस ने 40 और रोमानिया ने 48 फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया है। ये सभी जेट 2030 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे और इस तरह यूरोप में कुल 578 F-35 फाइटर जेट तैनात हो जाएंगे। ये अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के सबसे एडवांस्ड वर्जन होंगे। इनकी खासियत यह है कि एयरक्राफ्ट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन करेगा, मतलब सभी तरह के हथियारों को सिग्नल देगा। इसका प्रयोग जासूसी करने में भी किया जा सकता है। फाइटर जेट से सिग्नल मिलने के बाद एक साथ कई हथियार दुश्मन पर कोऑर्डिनेटेड हमले कर सकते हैं। नेटो देशों ने रूस के खिलाफ तत्काल हमले और आत्मरक्षा का प्लान बनाने के साथ साथ लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। तो रूस ने भी नेटो के खतरे से निपटने के लिए इतनी बड़ी हथियार तैनाती की है जो अब तक नहीं की गई थी। Дислокация в Западной Европе на постоянной основе более 60,5 тысяч военнослужащих вооруженных сил США и более 30 тысяч натовских солдат. Это что? Это не оккупация, это другое. Какие политические решения будут принимать европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки? Я здесь написал вопрос к размышлению. Это не вопрос к размышлению.
इतने बड़े स्तर पर तैनाती इसलिए भी की जा रही है क्योंकि खुफिया रिपोर्ट ये है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिकी फोर्सेस ने नरसंहार के हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। बेलारूस ने कहा है कि यूएस फोर्सेस ने यूक्रेन में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हथियारों के टेस्ट शुरू कर दिए हैं। इनमें परमाणु, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार हैं। केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार यूएस की यूक्रेन लैब में विकसित किए गए हैं। नेटो की तैयारी को देखते हुए रूस ने अपने सरूस की सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। बेलारूस पोलैंड की सीमा पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर की तैनाती हो चुकी है। स्कंदर सिस्टम की मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु वॉरहेड लोड कर दिए गए हैं। पोलैंड की सीमा पर 3 लाख जवानों की तैनाती होने वाली है। यानी नेटो और रूस के बीच सीधे युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप के किसी भी देश में किसी भी वक्त हो सकता है। पुतिन ने भी ये तय कर लिया है कि अगर नेटो से टकराव के आसार बने तो रूस का टारगेट कौन कौन से देश होंगे। रूस बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया सहित फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और सभी नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड पर हमला कर सकता है। दोनों ओर से महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है और एक चिंगारी से यूरोप विश्व युद्ध की आग में धधकने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने सनसनीखेज बयान दिया है। खतरे में है पूरा यूरोप का अस्तित्व, कहा मैक्रोन ने। मृत्यु शैया पर आ चुका है यूरोप, ये बड़ा बयान मैक्रोन का। पाकिस्तान श्रीलंका के दौरे से तेहरान लौटे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इजराइल को परमाणु धमकी दे डाली है। उन्होंने इजराइल के एटमी बेस को तबाह करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस बीच यूएन की परमाणु एजेंसी ने उन्हें सतर्क किया है कि ईरान कभी भी एटमी हमला कर सकता है। वो हफ्ते से कम वक्त में परमाणु बम बना सकता है। यानी अरब में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अरब कभी भी सुलग सकता है। एटमी जलजला आने का पूरा अंदेशा है। अगर ईरान, इजराइल किसी ने भी हमला किया तो बड़ी तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। वो वक्त जा चुका है जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को धमकाते रहते थे। अब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करके अपने ताकतवर होने का सबूत दे दिया है। न सिर्फ इजराइल पर अटैक बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके ईरान लगातार चैलेंज कर रहा है कि अरब का नया बादशाह वही है। अब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को वहां से खदेड़ दिया जाएगा।
अभी ईरान पूरी तरह से इजराइल पर फोकस कर रहा है। ईरान की तैयारी इतनी बड़ी है कि आने वाले वक्त में वो इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि उसे पता है कि इजराइल ने परमाणु बम कहां छुपा कर रखे हैं। वो मिसाइल दागेगा और एटमी विस्फोट कर देगा। ईरान के मंसूबे को लेकर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी चेतावनी जारी की है। ईरान सिर्फ एक हफ्ते से भी कम वक्त में परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है कि एक हफ्ते से एक महीने के बीच में कई बम बनाकर हमले की तैयारी कर सकता है। IAEA की ये चेतावनी बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरब में एटमी जलजला आ जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान विध्वंसक गठबंधन बनाने में भी जुटा है। एक तरफ ईरान ने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से हाथ मिला लिया है, जो युद्ध की स्थिति में साथ देंगे, हथियार देंगे, जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध में भी उतर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान और श्रीलंका के दौरे से लौटकर वापस तेहरान पहुंच चुके हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया का हाई लेवल डेलीगेशन भी तेहरान पहुंचा हुआ है। मुमकिन है दोनों देशों से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने पर बात करे, क्योंकि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों से सीक्रेटली परमाणु प्रसार का खतरा है। तुर्की का डेलीगेशन भी तेहरान पहुंचा हुआ है, यानी हफ्ते भर से ईरान कई मुल्कों के साथ संपर्क में है। इसी बीच ईरान ने एटमी धमकी भी दी है। पहली बार इजराइल के परमाणु ठिकाने को तबाह करने के लिए कहा है। परमाणु प्रसार पर नजर रखने वाली एजेंसी भी ईरान को एक खतरनाक देश बता चुकी है, क्योंकि अमेरिका के बैन के बावजूद ईरान चट्टानों के नीचे परमाणु कार्यक्रम बढ़ाता रहा। जिसमें उसके 3 बेस इजराइल के टारगेट पर हैं, फोर्दो, इस्फहान और नतांज। इन तीनों ठिकानों पर यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है और इन्हीं जगहों पर ईरान ने सबसे ज्यादा सुरक्षा इंतजाम किए हैं, क्योंकि ईरान के हमले के बाद जब इजराइल ने पलटवार किया था तो इस्फहान सेंटर के पास एक मिसाइल गिरी थी। तब इजराइल ने कहा था कि हम ईरान के परमाणु ठिकाने के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, यानी हम कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन इजराइल समझ चुका है कि ईरान के पास परमाणु बम है, जो कभी भी अरब में एटमी तबाही ला सकते हैं। ईरान के टारगेट पर है इजराइल का परमाणु केंद्र डिमोना। यरूशलेम से 80 किलोमीटर दूर नेगेव रेगिस्तान में है डिमोना। नेगेव रेगिस्तान में रेत के नीचे इजराइल का सीक्रेट एटमी सेंटर है। जमीन के 150 मीटर नीचे डिमोना एटमी सेंटर बनाया गया है। करीब 60 मीटर लंबी सुरंग से न्यूक्लियर लैब में एंट्री होती है। 350 मीटर एरिया में सीक्रेट लैब फैली है। 1950 में इजराइल ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे फ्रांस के सहयोग से इजराइल ने तैयार किया था। 1968 में डिमोना सेंटर की पहली सैटेलाइट इमेज सामने आई। 1967 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रिपोर्ट जारी करके ये जानकारी दी थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 में एक बड़ी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने सीक्रेटली करीब 80 परमाणु बम बना लिए हैं। इजराइल ने डिमोना सेंटर की जानकारी 1 दशक तक अमेरिका से भी छुपा कर रखी थी। 1968 में CIA ने 60 तस्वीरें जारी की थी, जो कथित जासूस मोर्डेखाई बुनुनु ने ली थी, जिसे बाद में इजराइल ने सजा भी दी थी। तब CIA ने पहली बार बताया था कि इजराइल ने अंडरग्राउंड प्लूटोनियम सेपरेशन क्षमता हासिल कर ली है, जिससे 150 बम भी बना लिए। लेकिन सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल के पास 80 बम हैं, जबकि 1978 में ही परमाणु बम ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ली थी। हालांकि इजराइल ने कभी इस बात को नहीं माना, जबकि इसके उलट ईरान का भी दावा है कि इजराइल के पास परमाणु बम है और वो हमले की तैयारी में है। ईरान ने पलटवार के लिए रूस और चीन का साथ मांगा है,
इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन चीन पहुंच गए हैं। वहां चीन को ईरान और रूस से दूर करने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि IAEA चीफ के एक बयान ने अरब में एटमी ज़लज़ले के संकेत दे दिए हैं। While we say that the situation is a situation that warrants our alert because of the enrichment at almost military levels, we cannot be deriving from that the direct conclusion that Iran has now a nuclear weapon. IAEA का ये बयान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बयान के बाद आया है, जिसमें रईसी ने कहा है, ईरान तैयार है। अगर इजराइल ने हमारी धरती पर हमला किया तो अरब में भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। ईरान की धमकी से सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान वाकई परमाणु बम बना चुका है? क्या वो इजराइल पर एटमी धमाका करने की तैयारी में है? क्या अगले कुछ दिन अरब पर भारी पड़ने वाले हैं? क्या एटमी तबाही का एपिसेंटर अरब बनने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 7 मई रूस के लिए बेहद खास दिन बनने जा रहा है। इसी दिन पुतिन के नए कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। 7 मई को भव्य कार्यक्रम भी होने जा रहा है। इस जश्न को और शानदार बनाने के लिए यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा भस्म करना होगा, ताकि 7 मई को पुतिन मंच से रूस की नई जीत के बारे में बता सके, सरकार और सेना की कामयाबियां गिना सके। यही वजह है कि इन दिनों युद्ध ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है। डेडलाइन तय होने की वजह से रूस की सेना तेजी से यूक्रेन के गांवों पर कब्जा जमा रही है और कीव से लेकर ओडेसा तक विशेष मिशन चलाया जा रहा है। फिर नई डेडलाइन फिक्स है। टारगेट भी तय है, बस किसी तरह रूसी फौज को मिशन पूरा करना है। सात मई से पहले रूसी फौज को न सिर्फ युद्ध में बहुत आगे निकलना है, बल्कि यूक्रेन की जमीन पर कई जगह रूस के झंडे को फहराना है। रूस में जब जब डेडलाइन फिक्स की गई है, टॉप कमांडर्स पर प्रेशर आया है, तब तब यूक्रेन की हालत ऐसी ही हुई है जैसी अब हो रही है। शुरुआत यूक्रेन से आई इस डरावनी तस्वीर से करते हैं। वैसी ही आग, वैसे ही काला धुआं जैसा परमाणु बम के धमाके से होता है। यूक्रेन के एक वीरान इलाके में जिसने भी धमाके को देखा उसके होश उड़ गए। कई किलोमीटर दूर से ली गई इन तस्वीरों से ऐसा ही लगता है जैसे रूस के किसी बॉम्बर ने यहां परमाणु बम गिराया है। असलियत तो यह है कि रूस का बम ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन बम जहां गिरा वहां एक चिंगारी से भी ऐसा ही धमाका होता, क्योंकि रूस ने हथियार के एक गोदाम पर बम गिराया। खमेलनित्स्की में नेटो के हथियार रखे गए थे। गोदाम में कई टन बारूद का भंडार मौजूद था। मिसाइल और रॉकेट का बहुत बड़ा भंडार रखा था। डिप्लीटेड यूरेनियम वाले टैंकों के गोले भी मौजूद थे। यही वजह है कि रूस के प्रहार से हवा में परमाणु बम जैसा आग का मशरूम बना। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह 7 मई को होने वाला समारोह है, जिसमें पुतिन राष्ट्रपति पद की औपचारिक शपथ लेंगे।
रूस की सेना की कोशिश है कि इसी दिन पुतिन को जीत का बड़ा तोहफा दिया जाए ताकि अगले कार्यकाल की शुरुआत धमाकेदार हो सके। सात मई को पुतिन युद्ध की उपलब्धि पर भाषण देंगे। पुतिन के भाषण में कामयाबियों का जिक्र होगा। 7 मई से पहले कई इलाकों पर कब्जा करेगी सेना। एक तरफ अमेरिका से हथियारों का जखीरा आने की खबर और दूसरी तरफ 7 मई की डेडलाइन ने रूसी फौज के कमांडर्स को दबाव में ला दिया है। यही वजह है कि पूर्वी यूक्रेन से लेकर बड़े शहरों तक ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत हो गई है। ओडेसा, कीव, खार्किव, सूमी जैसे इलाकों को जीतना अब रूस का मिशन है। रूस की पैसिफिक फ्लीट मरीन ब्रिगेड ओरलान ड्रोन से यूक्रेन के सैनिकों की जानकारी ले रही है। यूक्रेनी सेना के मोर्चे की जानकारी होते ही आर्टिलरी और हवा से प्रहार हो रहा है। ओरलान ड्रोन 12 घंटे तक हवा में रह सकता है। ओरलान ड्रोन थर्मल इमेजिंग कैमरे से लैस है। इंफ्रारेड कैमरे की वजह से सटीक लोकेशन देता है। एयर डिफेंस कमजोर हो चुका है और रूसी ड्रोन बेखौफ उड़ान भर रहे हैं। एयर डिफेंस की मिसाइलों की कमी की वजह से यूक्रेन ड्रोन को गिरा नहीं सकता और नतीजा यह हो रहा है कि यूक्रेन के मोर्चे पर सटीक निशाना लग रहा है। आपको दिखाते हैं कि 7 मई से पहले रूस किन इलाकों पर कब्जा कर सकता है। रूसी सेना का टारगेट पूर्वी इलाके पर अधिक से अधिक कब्जा जमाना है। रूस की सेना फिलहाल अवदिव्का में है और ओकेरेटाइन के कुछ इलाकों में कब्जा जमा चुकी है। अब रूसी सेना का टारगेट पोक्रोस्क है। रूसी फौज को पोक्रोस्क तक आगे बढ़ना है। बाखमुत से आगे बढ़ी सेना चासेव यार्ड पर कब्जे की कोशिश में है। यहां से आगे बढ़कर रूसी फौज क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर भी कब्जे की कोशिश में है। ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन ने पलटवार किया है। यूक्रेन ने रूस के सोमोलेंस्क में कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 26,000 क्यूबिक मीटर तेल भस्म हो गया। यहां से सेना को तेल की सप्लाई हो रही थी। रूस के लिपेत्स्क में भी यूक्रेन का हमला कामयाब रहा। यहां एक ट्रैक्टर प्लांट पर हमला हुआ। यहां सैन्य वाहनों की बॉडी का निर्माण होता था। लिपेत्स्क में रूस का एयर डिफेंस नाकाम रहा। ओकेरेटाइन के एक गांव में रूसी फौज का कब्जा भी हो चुका है। नोवोबाखमुतोव्का नाम के इस गांव में रूसी सेना ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। Жители Российской Федерации, сограждане, мы, батальон специального назначения «Арбат». हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन का सेल्फ डिफेंस कमजोर है। यूक्रेन की सेना खुद को रूसी फाइटर जेट से बचाने में नाकाम हो रही है। आर्टिलरी प्रहार का माकूल जवाब नहीं दे पा रही है। रूस के ड्रोन को गिरा नहीं पा रही है। लेकिन यूक्रेन के पास अभी भी एक बेहद घातक हथियार का बड़ा भंडार है और वो है यूक्रेन के ड्रोन। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन का प्रतिशोध भी जारी है। रूस में लगी ये आग यूक्रेन के ड्रोन हमले का ही अंजाम है। रूस के तेल और गैस के ठिकानों पर हमले की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन को 2 जगह पर कामयाबी मिली। दोनों ठिकाने रूस की सेना से जुड़े हैं। स्मोलेंस्क से सेना तेल सप्लाई लेती थी, वहीं लिपेत्स्क की फैक्ट्री भी सेना से जुड़ी थी। रूस के मजबूत एयर डिफेंस को भेद पाना इस वक्त यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। जिसकी वजह से यूक्रेन हर दिन अपने कई ड्रोन गंवा रहा है। लेकिन लगातार कोशिशों का ही परिणाम है कि रूस को एक बार फिर इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि एक ब्रिटिश अफसर ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन में ऐसे ही हालात रहे तो रूस की जीत दूर नहीं है। ब्रिटिश अफसर के मुताबिक यूक्रेन 6 महीने तक रूस का मुकाबला कर सकता है। ब्रिटिश अफसर ने अमेरिकी चुनाव का हवाला दिया है। सत्ता बदलने के साथ अमेरिका की नीति बदल सकती है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में बहुत बड़े पैमाने पर हथियार भस्म हो चुके हैं और लंबी खिंच रही जंग में अब नेटो और अमेरिका का टिके रहना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ रूस अपने कारखानों में लगातार हथियार बना रहा है। इसके अलावा ईरान और नॉर्थ कोरिया से हथियार मिल रहे हैं।
वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन में तेजी से कामयाबी हासिल कर रहा है और अमेरिका के नए हथियारों की बदौलत ये जंग 6 से 8 महीने और खिंच सकती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं। ज़ेलेंस्की भी भविष्य को लेकर फिक्रमंद है और यही वजह है कि यूक्रेन इस बार बहुत बड़े पलटवार की तैयारी में है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि पुतिन युद्ध छोड़कर समझौते में रूस की भलाई मान ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन ने बीते सप्ताह रूस पर 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया। दावा किया गया कि यूक्रेनी डिफेंस ने इन तीनों हमलों में अमेरिकी लॉन्ग रेंज ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। मगर हैरानी इस बात की है कि कल रात को ही बाइडेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज के आदेश पर हस्ताक्षर किए और अगले 7 दिनों में अमेरिकी हथियार कीव पहुंचेंगे। ऐसे में यूक्रेन ने बीते सप्ताह रूस की सरजमी को किन अमेरिकी हथियारों से दहलाया? आखिर यूक्रेन के पास अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों की खेप कब और कैसे पहुंची? आपको बता दें इसके पीछे की वजह क्या है। बाइडेन ज़ेलेंस्की के बीच हुआ सीक्रेट सौदा जो 43 दिन पहले हुआ। आखिर कैसे, आप भी देखिए। करीब 24 घंटे पहले यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य पैकेज के आदेश पर हस्ताक्षर किए। बाइडेन के सिग्नेचर के साथ ही यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों की लिस्ट जारी की गई। मगर जैसे ही हथियारों की लिस्ट सामने आई, उसमें एक नाम नदारद था और वो था अमेरिका की लॉन्ग रेंज अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का। आपको बता दें, अमेरिका की तरफ से लगातार ये ऐलान किया जा रहा था कि यूक्रेन को अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की खेप सप्लाई की जाएगी। ज़ेलेंस्की भी लगातार बाइडेन से अटैकम्स टैक्टिकल मिसाइल की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में आशंका जताई जाने लगी कि क्या आखिरी वक्त में प्रेसिडेंट बाइडेन अपने वादे से मुकर गए? क्या पेंटागन ने जानबूझकर लॉन्ग रेंज अटैकम्स मिसाइल की खेप यूक्रेन को नहीं दी? तो आपको बता दें, इस बार बाइडेन ने हथियारों की डिलीवरी पर यूक्रेन को दिए जाने वाले मिलिट्री पैकेज में बड़ा खेल किया। वो ये कि 24 अप्रैल को बाइडेन ने मिलिट्री पैकेज के आदेश पर साइन किए, मगर 12 मार्च को ही पेंटागन ने अटैकम्स मिसाइल यूक्रेन भेज दी। long-range ATACMS at the president's direction. He quietly directed his national security team to send ATACMS to Ukraine for use inside Ukrainian sovereign territory in February. They started moving as part of the military aid package we announced on March 12th. मतलब ये कि पेंटागन ने 43 दिन पहले ही अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की खेप बिना किसी को भनक लगे बेहद ही खुफिया तरीके से कीव सप्लाई कर दी। और जानते हैं, जैसे ही ज़ेलेंस्की ब्रिगेड को अमेरिकी लॉन्ग रेंज मिसाइल की खेप मिली, उसने रूसी सरजमी को ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से दहला दिया। एक के बाद एक सीरियल मिसाइल अटैक किए, वो भी क्रीमिया से लेकर रूसी इलाकों तक। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन ने अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए 3 दिनों में 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया था। आखिर कब, कहां और किस अंदाज में, ये भी जान लीजिए।
मसलन 16 अप्रैल 2024 यूक्रेन ने क्रीमिया के जानकोई टाउन पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम राख हो गया। यूक्रेन ने 12 अटैकम्स टैक्टिकल मिसाइलों से हमला किया था। 17 अप्रैल 2024 यूक्रेन ने तातारस्तान इलाके में अटैकम्स मिसाइलें फायर की। इस अटैक में रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। 19 अप्रैल 2024 क्रीमिया के पास यूक्रेन ने रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। दावा है कि Tu-22M बॉम्बर को अटैकम्स मिसाइल से उड़ाया। मतलब यह कि रूस के बारूदी गोदाम और परमाणु बॉम्बर के दहन की स्क्रिप्ट बाइडेन ने पहले ही लिख दी थी और इसी के तहत पेंटागन ने अटैकम्स मिसाइलों की खेप मार्च महीने में ही कीव भेज दी ताकि यूक्रेनी सेना इस मिसाइल के इस्तेमाल से प्रचंड तबाही मचा सके, रूस के कोने कोने को दहला सके। दरअसल अटैकम्स मिसाइलों को यूक्रेन भेजने से जुड़ी एक शर्त रखी गई, वो ये कि यूक्रेन इन मिसाइलों का इस्तेमाल सिर्फ अपने इलाके में करेगा। मगर यूक्रेन ने क्रीमिया ही नहीं रूस तक में अटैकम्स मिसाइलों से हमला किया। जानते हैं क्यों? दरअसल इसके पीछे की वजह है रूसी डिफेंस की तरफ से नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल करना। That shipment started moving in March as part of the PDA that the president authorized on March 12th, and those missiles have arrived in Ukraine. This followed Russia's procurement and use of North Korea's ballistic missiles against Ukraine, as well as Russia's renewed and escalating attacks against civilian infrastructure in Ukraine. अब सवाल यह है कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की ही मांग क्यों की? तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा घातक हथियार है जो न सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करता है बल्कि इसके साथ साथ किसी भी सुरक्षा कवच को नेस्तनाबूद कर सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। अटैकम्स मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। इस अमेरिकी मिसाइल का कुल वजन 1670 किलो तक है। 13 फीट लंबी ये मिसाइल मैक 3 रफ्तार से हमला करती है। अटैकम्स मिसाइल जीपीएस और नेविगेशन गाइडेंस से लैस है। 90 के दशक से यूएस आर्मी अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती आ रही है। सुपर पावर अमेरिका का यह ब्रह्मास्त्र साल 1991 से अब तक 3 बड़े युद्ध में इस्तेमाल किया जा चुका है। पहला गल्फ वॉर, दूसरा अफगानिस्तान वॉर और तीसरा इराक वॉर। इन तीनों वॉर फ्रंट पर अमेरिका की अटैकम्स टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का बारूदी ट्रेलर बेहद ही विनाशक रहा। शायद तभी बाइडेन का ये अस्त्र ज़ेलेंस्की के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब ये देखना होगा कि अभी तो अमेरिका के एक हथियार ने ही रूसी डिफेंस को चारों खाने चित्त कर दिया। ऐसे में अगले 7 दिनों में यूक्रेन को जो हथियार अमेरिका से मिलने वाले हैं उससे रूसी सरजमी का दहलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल से प्रतिशोध का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल पर ईरान के समर्थन से चलने वाले प्रॉक्सी संगठनों ने बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह और हूती ने इजरायली टारगेट पर बारूदी वर्षा तेज कर दी है। लाल सागर से लेकर इजरायली शहरों तक मिसाइलों के प्रहार हो रहे हैं। इजराइल पर 3 फ्रंट वॉर में घिर चुका है और हर दिन ये जंग तेज होने की आशंका जताई जा रही है। गाजा की जंग का विस्तार निश्चित था और ये जंग अब अरब के 4 देशों में फैल चुकी है। इजराइल, फिलिस्तीन का गाजा, यमन और लेबनान अब इस जंग के बारूद से धधक रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के इशारे पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और बड़े मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं।
हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमले इजराइल पर बीते 6 महीने में नहीं किए जितने 24 घंटे में किए हैं। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच क्रॉस बॉर्डर जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग उस वक्त शुरू हुई है जब इजराइल राफा पर हमला करने की तैयारी में है। बीती रात हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर मिसाइल हमला किया। इजराइल के एकर शहर पर यह मिसाइल गिरी। हिजबुल्लाह ने पहली बार इतनी दूरी तक मिसाइल हमला किया है। हिजबुल्लाह अब तक इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैन्य चौकियों पर रॉकेट हमले करता रहा है। किरियत शमोना जैसे शहरों में उसके रॉकेट गिरते रहे, लेकिन अब उसके रॉकेट हमलों की रेंज बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक और जोरदार झटका दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायली हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। इससे इजराइल और लेबनान में तनाव काफी बढ़ गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ रहे हर्मीज 450 ड्रोन को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह की इस सफलता को इजराइल के लिए काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। 19 अप्रैल के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह को एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का नया जखीरा भेजा है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्लाह मिसाइल हमले कर रहा है और दावा है कि इजराइल का ड्रोन भी ईरान से मिले रूसी डिफेंस सिस्टम से गिराया गया है। हिजबुल्लाह ने 6 अप्रैल को 2 और इजरायली ड्रोन मार गिराए थे। इसमें एक हर्मीज 450 और एक हर्मीज 900 शामिल था। ये हमले हिजबुल्लाह के तेजी से बढ़ती ताकत के सबूत हैं और ये ताकत अब इजराइल पर कहर बनकर बरस रही है। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर बड़े पलटवार किए हैं। ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमलों की तस्वीरें हैं। लेबनान के हुसैन अली अजकुल में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आधे कमांडरों को मार डाला है। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमलों को कामयाब बताया है, लेकिन अब इजराइल 3 फ्रंट से युद्ध में उलझ गया है। क्योंकि इजराइल पर यमन से हूती, लेबनान से हिजबुल्लाह और गाजा से हमास के हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। रुक रहे हैं कुछ देर।